चलिए आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया, जरा पढ़िए एक बार। जरा प्रश्न नंबर 14 को पढ़ के देखिए एक बार। प्रश्न नंबर 14, ओके। 3-14, ओके। ये आ गया, देखिए प्रश्न नंबर 14। कोई व्यक्ति अपने घर से किसी सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल जाता है, परंतु बाजार को बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर लौट आता है। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को करने का बिल्कुल आसान सा हमारा तरीका होता है। एक होता है कि हम स्थिति और समय का ग्राफ बना लें और उससे इसे हल कर लें, ठीक। या फिर एक सीधी रेखा पर इसकी स्थिति को दिखा दें, इसका आना जाना देख लें, ठीक। क्या मानना है? समय अंतराल 30 मिनट, 0 से 50 मिनट, 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति के माध्य वेग का परिमाण, माध्य चाल क्या है। तीन सवाल हैं जिनमें वेग पूछा गया और चाल पूछी गई, ठीक। अब देखिए, सबसे पहली बात, कोई व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूर बाजार तक पैदल जाता है, तो बाजार तक जाना, ठीक। अब मान लीजिए ये है घर, ठीक, और ये है सीधी सड़क और ये है बाजार। ये बाजार है, देखो ऐसे मान लीजिए ये मार्केट है, ये बाजार है। बाजार से जो घर की दूरी है वो है S बराबर 2.5 किलोमीटर, ठीक। और इस व्यक्ति की बाजार जाने की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे। और जो बाजार से आने की चाल है, मान लीजिए बाजार से वापस आता है, तो वो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये जाने की चाल है और ये बाजार से घर वापस आने की चाल है। तो पहला सवाल है 0 से 30 मिनट। पहला सवाल क्या है? 0 से 30 मिनट। 0 से 30 मिनट क्या बताना है? औसत वेग व औसत चाल, ये दोनों बतानी है, ठीक। यानी यहाँ पर हमें इस प्रश्न में पता लग जाएगा कि भाई विस्थापन और चाल दूरी किस प्रकार ली जाती है, ठीक। अब मान लीजिए हम देखते हैं कि कितने समय तक इसकी दिशा नहीं बदली, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और इतनी दूर जाना है, तो घर से बाजार जाने का समय, देखो ये समय आ जाएगा, ये आ गया 2.5/5, ये आ जाएगा आधा घंटा। तो इस कुल मिला के आ गया 30 मिनट। अगर देखें इसको, 30 मिनट का ये समय आ गया, यानी 30 मिनट तक गति की दिशा नहीं बदली गई। तो यहाँ पर चाल और वेग एक जैसे हैं, वेग का जो परिमाण है वही है, चाल का परिमाण वही है। तो कुल मिलाकर यहाँ लिख देंगे औसत चाल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो दूरी है वो
एक ही दिशा में तय हुई, वही विस्थापन बनेगी, वही दूरी बनेगी। तो औसत चाल, और लिख दिया औसत वेग का परिमाण बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, सिंपल हो गया बिल्कुल। ठीक, क्योंकि दिशा नहीं बदली। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या चक्कर आ रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं क्या कहता है। ठीक, 0 से 50 मिनट। अगला समय है 0 से 50 मिनट। 0 से 50 मिनट। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा बाजार से घर आने का समय। और लिख देते हैं एक बात इसमें, बाजार से घर आने का समय, ये भी लिख लेते हैं। देखो कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो 2.5, 2.5 और 7.5, ये हो गया 1/3 घंटा, बराबर हो गया 20 मिनट। ये हो गया देखो 20 मिनट। ठीक, तो 20 मिनट में घर आ गया। तो अगर देखें विस्थापन, कितना विस्थापन बनेगा देखो। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हो गया 0। क्यों? क्योंकि 50 मिनट का समय है। 30 मिनट तक बाजार में जाने का समय लगता है, और बाजार से घर आने में कितना समय लगता है, 20 मिनट। तो बाजार गया, घर आया, कुल कितना समय हो गया, 50 मिनट। तो 50 मिनट में कितना विस्थापन हो गया, घर वापस आ गया, 0। तो औसत वेग कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 0/50, विस्थापन बटे समय, ये हो गया 0। एक उत्तर ये हो गया देखो। ठीक, अब आई औसत चाल। अब देखेंगे औसत चाल कितनी हो गई। औसत चाल, तो कुल दूरी, कितनी दूरी गया कितनी आया, तो 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर हो गई। यानी 2.5 किलोमीटर का जाना, 2.5 किलोमीटर का आना, कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 50 मिनट। तो 50 मिनट को घंटे में लिखना है, तो 50 मिनट को घंटे में बदल के लिख देंगे, तो 50/60। देखो ये घंटे बना दिए मैंने मिनट के, क्योंकि हमें आंसर बताना होगा किलोमीटर प्रति आवर में। ऊपर भी 50/60 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, 50, क्योंकि घंटे में हमें बताना, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना। तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना बन रहा है ये। तो ये हो गया 5 × 60/50। तो कितना औसत आ रहा है देखो, ये आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आ गया देखो, औसत बन गया कितना, कुल दूरी बटे कुल समय। आना और उसमें जोड़ दें जाना, बन गई कुल दूरी। कुल समय 30 और 20 50 मिनट। 50 मिनट को बदल दिया घंटे में। ठीक, ये हो गया 0 से 50 मिनट। अब चलते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है देखो। ठीक, तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 0 से 40 मिनट। 0 से 40 मिनट। ठीक, अब यहाँ ये बात तय हो गई कि 30 मिनट में ये गया, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी ये मान लेते हैं S1। ये S1 क्या है, 10 मिनट में तय की गई दूरी। S1 बराबर 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो S1 का मान आ जाएगा S1। ये दूरी कब तय की गई, जब वापस आ रहा था। क्योंकि 40 मिनट में 30 मिनट का समय वो है जब घर से बाजार जा रहा था, और बाकी के 10 मिनट का समय वो है जब वापस आ रहा था। तो वापस आते समय S1 10 मिनट की दूरी है। तो कितनी दूरी तय चलेगा, वापस आते समय चाल है 7.5 और समय है 10/60। 10 मिनट को घंटे में बदल दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 75/60। ये बन गया किलोमीटर। ठीक, ये वो दूरी है। तो
0 से 40 तक कितना विस्थापन बनेगा जरा बताओ। विस्थापन कितना बनेगा जरा बताओ। विस्थापन बनेगा 2.5 माइनस 75/60 ये बनेगा। क्यों बनेगा देखो, ये बनेगा विस्थापन, ये विस्थापन बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बनेगा विस्थापन। ठीक, क्या है ये, 40 मिनट का विस्थापन, ऐसा बोल सकते हैं इसको, है ना, ऐसा बोल देते हैं। ये 40 मिनट का विस्थापन है। ठीक, क्यों, क्योंकि 30 मिनट तक गया, 10 मिनट तक आया, तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक का कम से कम जो पथ की लंबाई है वो ये बनेगी, ये इसके बीच की दूरी बनेगी, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो, हल कर लो। तो इसे लिख लेते हैं 25/10, इसे लिख लेते हैं 15 पंजे 75, 15 चौका 60, ऐसे कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं इसको, है ना। इसका एलसीएम बना लेंगे 40, इधर कर लेंगे 100, इधर कर लेंगे 50। तो ये हो गया 50/40 किलोमीटर। ठीक, ये विस्थापन आ गया। औसत वेग क्या मिलेगा, औसत वेग, विस्थापन हो गया 5/4। ठीक, समय हो गया 40 सेकंड, 40 सेकंड को बदल देंगे घंटों में। ठीक, ये आ गया औसत वेग। ठीक, ये आ गया, 0 काट लेंगे। ठीक, ये आ गया 30/16, 30/16, ये बन गया किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, यानी सीधा हो गया, जो विस्थापन है बस वो देखा और समय 40 मिनट का है। जब दूरी निकालेंगे तो दूरी में क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, जो दूरी बनेगी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी ये वाली, ये दूरी पूरी जाना और आना, देखो ये दूरी बनेगी पूरी। दूरी कितनी बनेगी मैं लिख देता हूँ, दूरी बनेगी 2.5 प्लस 75/60, यानी 15 पंजे 75, 15 चौका 60, ये दूरी बनेगी देखो। ठीक, इसे 40 मिनट को घंटे में बदलकर उस समय से भाग कर देंगे इसको। ठीक, तो कितना अच्छा सवाल था, छोटी छोटी बातें थी लेकिन समझने का सवाल था कि भाई दूरी और विस्थापन में क्या भेद है। और अगर हम इसका एक भी हिस्सा समझ जाएं, मतलब पहला समझ लें या दूसरे वाला, देखो आसान सा है, दूसरे से भी पता चल जाएगा हमें कि दूरी विस्थापन में क्या फ़र्क हो रहा है। ठीक, 3 हिस्से हैं। ठीक, तीनों को ठीक करें, चेक करें। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी इन्हीं बातों पर विचार करना है। 15 में क्या कहता है, चलो देखते हैं 15 में क्या कहता है। तीन 15 है ना, क्या कहता है देखो। हमने अभ्यास 13 में और 14 में औसत चाल और औसत वेग के परिमाण के बीच अंतर स्पष्ट किया। यदि हम
तात्क्षणिक चाल और वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। तात्क्षणिक चाल हमेशा तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है। क्यों? तात्क्षणिक चाल यानी एक ही दिशा में थोड़ी सी दूरी। देखो मान लीजिए ये कह रहा है कि जो तात्क्षणिक चाल है या तात्कालिक चाल कह देते हैं इसको कई बार, ठीक, तात्क्षणिक चाल और क्या कह देंगे, तात्क्षणिक वेग का परिमाण, ठीक, ये बराबर क्यों होते हैं दोनों? ठीक, कह रहा है तात्क्षणिक वेग का मतलब हुआ थोड़ा सा विस्थापन। मान लीजिए ये मैं कोई स्थिति और समय का ग्राफ बना दूं, ये बना दूं एक्स टी ग्राफ, इसे कह दूं स्थिति। देखो इस बात को समझना बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये। सामान्यतः हम मान तो लेते हैं ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे की बात क्या है, कारण क्या है इसका। ये स्थिति है और ये समय है, ठीक। तो अल्प समय अंतराल क्या लिखेंगे, अल्प समयांतराल डेल्टा टी में, ठीक। अब देखो अल्प समयांतराल यहाँ लेंगे थोड़ा सा डेल्टा टी और स्थिति में परिवर्तन डेल्टा एक्स, ठीक। तो वेग कितना होगा, देखो वेग का परिमाण होगा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, ठीक। अगर डेल्टा टी की सीमा शून्य कर दें तो, ठीक। अब यहाँ देखा जाए कि बहुत थोड़े समय में जो विस्थापन है थोड़ा सा, वो दूरी के बराबर है। बहुत थोड़े समय में वो दूरी के बराबर होता है। तो डेल्टा एक्स बराबर दूरी यदि डेल्टा टी लगभग शून्य, यानी थोड़ा सा अगर ले लें समय, सीमा लगा दें समय की, तो दूरी भी विस्थापन के बराबर ही होती है। तो इससे क्या कह रहे हैं कि अल्प समय अंतराल में वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि थोड़े से समय में जो विस्थापन होगा वही दूरी का परिमाण होगा। दिशा परिवर्तन की इसमें कोई संभावना नहीं है। मान लीजिए कोई गेंद ऊपर को जाते हुए नीचे लौटती है, ये मान लीजिए कोई गेंद है, ये ऊपर को जाते हो, तो यहाँ इस बिंदु पे आके देखें, अगर समय अंतराल इस बिंदु से इधर और उधर ले लें, देखिए यहाँ पर गेंद पहुँची और यहाँ आई, तो देखिए विस्थापन हो गया शून्य और दूरी हो जाएगी आना और जाना। कहता है ये समय अंतराल है, इसमें समय लगेगा। अगर कोई वस्तु चलती हुई दिशा से अपनी दिशा को बदलती है तो समय लगेगा। कहता उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, समय लगाना नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय, अल्प समय अंतराल। तो अल्प समय अंतराल में दिशा को नहीं बदलना। मान लीजिए यहाँ से ये गेंद यहाँ पहुँचती है नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा डेल्टा एक्स और इसी में इतना कम समय अंतराल मानना है कि वो शून्य हो। तो ऐसे में विस्थापन और दूरी बराबर, विस्थापन का परिमाण और दूरी बराबर। तो तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग के बराबर, ठीक, ये बात है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर हमें विचार करना है। कुछ ग्राफ हमारे पास दिए हैं और हमें ये पता कर लगाना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा या नहीं। आप अपने तरीके से हल करें पहले,
क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ग्राफ सही है या नहीं है पता करें, कारण ढूंढें, पीछे उत्तर पहले ना देखें, पहले देखें भाई कौन सा ग्राफ सही हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक ठीक है, चारों ग्राफ आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि मुझे लगभग 20 सेकंड का समय लगेगा बोर्ड को काला करने में। बोर्ड के ऊपर जो काले रंग की चौक है वो मैं चला रहा हूँ। देखिए, तुम भी कभी ब्लैक बोर्ड पे वीडियो बनाओगे ना तो तुम भी समझ जाओगे काले रंग की चौक चलाई जा रही है। ये हो गई, दिस इज द ब्लैक चौक, है ना, और ये आ गया डस्टर। अब देखो, ये देखो बोर्ड काला हो जाएगा। अब तुम्हारे कैमरे में ये बोर्ड एकदम बढ़िया आएगा। देखो ये देखो, ये हो गया, देखो ये देखो, ये रहा, बस हो गया। अब मुझे पता है कि तुमने क्वेश्चन नंबर 16 नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तुमने पढ़ा नहीं होगा। किताब तो तुम्हारे पास होगी कि नहीं होगी पता नहीं, किताब लेके बैठे हो कि नहीं, रफ कॉपी तो लेके बैठे होगे, हाँ, एक नोटबुक तो लेके बैठो कम से कम। बिना किताब के नहीं पढ़ना चाहिए, बिना किताब और कॉपी के नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें हों उनको लिख लेना चाहिए। चलिए हो गया, शुरू करते हैं। 16 नंबर पे आ जाते हैं। ये हो गया बोर्ड काला। ठीक, बाकी होता रहेगा। ठीक, तीन 16, ओके डन। अब इसमें कुछ ग्राफ हैं, उनमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। ग्राफ बना लेते हैं, ए बी, और यहाँ बना लेते हैं सी, यहाँ बना लेते हैं डी। ओके, ये ग्राफ है हमारे पास। और ये ग्राफ हैं कैसे कैसे, ज़रा देखें। ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, यूँ और यूँ बना हुआ है ये ग्राफ, यूँ यूँ है, और इस पर कुछ तीर के निशान भी लगे हैं, ऐसे ऐसे, बस काफ़ी हैं, 2 काफ़ी हैं। ठीक, ऐसे। इसके बाद आगे वाले में एक वृत्त बना है। ये ग्राफ है स्थिति और समय के बीच में। आगे वाला जो ग्राफ है वो है वेग और समय के बीच में। ये है वेग और समय के बीच में। ये है एक वृत्ताकार सा ग्राफ, एक वृत्त सा बना हुआ है, ऐसे ये बन गया, देखो। ठीक, तीसरे वाला जो ग्राफ है वो है चाल और समय के बीच में। यहाँ ले रखी है चाल और ये है समय। ठीक, और ये कुछ इस तरीके से बना रखा है भैया, बड़ा अजीब सा ऐसा ग्राफ बना रखा है। देखो यूँ ऐसा बना रखा है, देखो ऐसे। ठीक, और एक पथ की कुल लंबाई ये बना रखा है। पथ की कुल लंबाई से मतलब है दूरी, दूरी और समय। ठीक, और ये दूरी को कह रहे हैं ये घट भी रही है। अब दूरी कभी घटती नहीं है। ऐसे बनाया, यूँ, फिर यूँ बनाया और फिर यूँ बना दिया। ठीक, ऐसे देखो। ठीक, अब क्या तुम्हें उम्मीद है कि इनमें से कोई ग्राफ सही हो सकता है? बताओ, देख के बताओ। देखिए, सबसे पहली बात, एक ही समय पर, यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या है इस ग्राफ में, क्या क्या गलतियाँ हैं इस ग्राफ में? गलतियाँ हैं कि सामान्यतः समय को ऋणात्मक नहीं लेते, सामान्यतया समय को ऋणात्मक नहीं लेते। पहली गलती यह है कि ग्राफ इधर नहीं होना चाहिए। ठीक, यह है एक गलती। दूसरी बड़ी गलती यह है कि एक ही समय पर, देखो, एक ही समय पर 2 स्थितियां नहीं होंगी। एक ही समय पर ग्राफ 2 जगह, देखो एक ही समय पर 2 जगह आ गई, 2 स्थितियां बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो एक ही समय पर 2 स्थितियां नहीं होती। कोई भी वस्तु एक ही समय पर 2 जगहों पे नहीं हो सकती, 2 स्थितियों पे नहीं हो सकती। इसे पता कैसे लगेगा कि स्थिति के समांतर एक रेखा खींच दें, समानांतर एक रेखा खींच दें और पता लगा लें एक समय पे 2 स्थितियां हैं या नहीं।
अगर दो स्थितियां हैं तो गलत हो गया ग्राफ। इसका मतलब ये ग्राफ गलत है। क्या लिख दूँ इस पर? गलत है भाई, गलत है, गलत हो गया। ठीक, चलिए इसमें चलते हैं। ठीक, यहाँ पे भी वही समस्या है। एक ही समय पे दो वेग हैं, देखो ये देखो, एक ही समय पे दो वेग हैं। एक वेग ये रहा, एक वेग ये रहा। एक समय पे दो वेग हैं। और दूसरी गलती ये भी है कि समय ऋणात्मक में लिया गया है। ठीक, और तीसरी गलती ये है कि समय घट नहीं सकता। ठीक, समय घट नहीं सकता। अब देखो यहाँ तक समय बढ़ रहा है तो बाद में समय घटाया जा रहा है। तो एक समय पे दो वेग नहीं हो सकते और समय घट नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक, अब इसमें चलते हैं। चाल, चाल ऋणात्मक नहीं होती। देखो चाल में ग्राफ नीचे ऋणात्मक की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए चाल बढ़ी, चाल घटी, चाल शून्य हुई, बस यहीं तक होना चाहिए था। चाल ऋणात्मक हो गई तो ये भी गलत हो गया। ये लो। ठीक, अब यहाँ देखो दूरी कभी घट नहीं सकती। देखो यहाँ तक दूरी बढ़ती गई, उसके बाद दूरी घटती गई, है ना, तो दूरी कभी घट नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया। दूरी हमेशा बढ़ती है, विस्थापन बढ़ता घटता है, दूरी नहीं। ठीक, तो कुल मिला के चार बातें, चार ग्राफ से 8 बातें क्लियर हो गई 8 बातें क्लियर हुई। सामान्यतः समय ऋणात्मक नहीं होता, एक ही समय पे दो स्थितियां नहीं होती, दो बातें। समय घटता नहीं, एक ही समय पे दो वेग नहीं होते, दो बातें। समय ऋणात्मक नहीं होता, चाल ऋणात्मक नहीं होती, फिर दो बातें। दूरी घटती नहीं, एक बात। तो कुल मिला के 4-5 बातें, 6 बातें इंपॉर्टेंट हमारी क्लियर हो चुकी हैं इस सवाल से। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। चित्र 3.21 में किसी कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दिखाया गया है। स्थिति का समय ग्राफ xt ग्राफ दिखाया गया है। ठीक, अब ये ग्राफ कैसा है बताते हैं। पहले प्रश्न का नंबर लिखते हैं 3:17। ठीक, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। देखिए ये है परिस्थिति, परिस्थिति नहीं स्थिति, ये है x, और ये है कुछ इस तरीके से समय, ऐसे ये समय हो गया। और ये ग्राफ जो है थोड़ा नीचे भी लाए इसको, ऐसे यहाँ पर लिखा है 0, यानी समय को 0 माना, स्थिति को 0 माना, ऐसे। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है पीछे से, ऐसे यूँ आता है ये पीछे से ग्राफ, ऐसे, और एक परवलयाकार रास्ते पर गुजर जाता है। परवलयाकार, 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 परवलय, ऐसा ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है। देखो अब इस ग्राफ के बारे में अपना विचार विमर्श कीजिए, इस ग्राफ के बारे में अपना विचार प्रकट करिए कि ये ग्राफ किस तरीके से हो सकता है, किसके लिए हो सकता है। ठीक, क्या कहता है ग्राफ से? क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण 0 से कम के लिए किसी सरल रेखा में और 0 से लिए किसी परवलय पर गति करता है? तो देखिए 0 से कम अगर समय है, ठीक, तो x का मान 0 है। इसका मान है कि जो कण है, जो कण है वो स्थिर है। ठीक, बात पक्की हो गई। उसके बाद xt में ग्राफ परवलयाकार है, यानी x का जो बदलना है वो परवलयाकार के अनुसार है। परवलय में x का बदलना at² हो सकता है, जहाँ a अचर है,
ए क्या है? अचर है, अचर राशि है या अचर संख्या है, जो भी कहें, ऐसे। ठीक, अब ए का मान क्या हो सकता है? त्वरण हो सकता है, त्वरण में कुछ हो सकता है। अब मान लीजिए ए ना लिखूं, ए से तुम ये मान लोगे सर ये तो त्वरण है, चलिए बी लिख देता हूँ, लो कोई बी जो है बी अचर है। ठीक, अगर इस तरीके से स्थिति समय के अनुसार बदलती है तो इससे क्या होता है? इससे वेग जो आता है तुम्हारा, वेग कितना आता है बताओ? वेग आता है v, वो आता है dx/dt से, अवकलन करने पे आता है। ये तुम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? इसका अवकलन कर दूं तो ये हो जाएगा 2bt, टी की जो घात है वो गुणा में आ जाएगी, 2bt हो जाएगा। तो ये वेग हो गया, देखो वेग आ गया 2bt, ये वेग हो गया। अब इससे त्वरण निकालूं, त्वरण क्या होता है? त्वरण को a मान लेता हूँ, वो होता है dv/dt। तो कितना हो गया? 2b। तो त्वरण का मान कैसा हुआ? त्वरण का मान हो गया a 2b बराबर अचर। ठीक, तो कण देखा जाए तो अचर त्वरण से गति करता है। कण जो है एक अचर त्वरण से गति करता है और यह एक सरल रेखा में गति करता है। अब ये कह रहा है कि परवलय पथ पर है, परवलय पथ की आवश्यकता नहीं है। तो ग्राफ के संगत उचित भौतिक संदर्भ सुझाइए, ये सारी बातें हैं। ठीक, यानी x और t में अगर परवलयाकार ग्राफ है तो उसका वेग समय के साथ बढ़ता है। ठीक, और उसमें त्वरण अचर होता है। ठीक, परवलयाकार पथ पर गति करता है, ये कोई बात नहीं है। ठीक, कण की एक विमीय गति का ग्राफ। ठीक, अब परवलयाकार पथ पर गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, टी शून्य कम से सरल रेखा में गति करता है। तो ये तो शून्य है, देखो स्थिर है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वहीं पर वहीं खड़ा है, ये चल नहीं रहा है। उसके बाद सरल रेखा में एक विमा में गति हो जाएगी। तो एक सरल रेखा में गति के लिए विस्थापन को परवलयाकार में देते हैं तो इस तरीके से वेग और त्वरण आ जाते हैं। ठीक, तो पथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। स्थिति और समय का ग्राफ पथ के समीकरण की जानकारी नहीं देता। तो क्या बात समझ में आ गई? देखो, स्थिति और समय का ग्राफ पथ की जानकारी नहीं देता। जब तक सभी अक्षों पर समय के संबंध, समय व स्थिति के संबंध न ज्ञात हों। ठीक, स्थिति और समय का ग्राफ पथ की जानकारी नहीं देता जब तक सभी अक्षों पर समय व स्थिति के संबंध ज्ञात ना हो। सभी अक्षों पर, तो पहले तो ये बताएं कि भाई किस अक्ष पे गति हो रही है, एक्स पे हो रही है, वाई पे हो रही है, कैसी हो रही है, समय का उनके साथ संबंध बताएं, फलन बताएं, तब जाके हम पथ का समीकरण या पथ की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जो कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे भी। परवलयाकार है, पथ का समीकरण आ गया, परवलय का समीकरण आ गया, सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे हम। वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन उसका नियम ये है, जो मेन बात है, मुख्य बात है, वो ये है। ठीक, ये हमारे पास जानकारियाँ होंगी तो हम पथ का समीकरण या पथ को बता देंगे। चलिए, ये हो गया 17 नंबर सवाल।
अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कितना बड़ा है। 18 नंबर का सवाल है, छोटा सा सवाल है, कर देते हैं 18 नंबर को भी कर देते हैं, ठीक है। तीन 18, ये हो गया 3/18, ठीक। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब वो तो बात वही आ गई भाई, पहले राजमार्ग बनाओ, ये बना लिया राजमार्ग, राजमार्ग, ये हो गया राजमार्ग, ठीक। और उसमें पुलिस की कोई गाड़ी, अब ये पुलिस की गाड़ी बना देता हूँ, देखो पुलिस की गाड़ी बना देता हूँ, ये रही पुलिस की गाड़ी, ये हो गई पुलिस। और ये पुलिस की गाड़ी चल रही है यूपी से, इसे मान लेता हूँ यू पुलिस, और ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ये पुलिस चल रही है भाई, लो आगे की तरफ, उधर को मान लिया पुलिस को जाते हुए, ठीक। और उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही चोर की कार पर गोली चलाती है। अब यहाँ पर जो चोर की कार है, ये रही चोर की कार, और ये चल रही है यू चोर, इसे चोर लिख देता हूँ, लो ये चोर हो गया, देखो, ठीक। तो यू चोर का मान भी मालूम है, यू चोर जो है 192 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है चोर, और पुलिस चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। पुलिस की चाल कितनी कम है, ठीक है। यह गोली की नाल, गोली चलाती है तो गोली की नाल मुख चाल, यानी जिस चाल से गोली निकलती है बंदूक में से, वो चाल है। अब मान लीजिए यहाँ से गोली जो है बंदूक में से निकलती है, तो किस चाल से गोली निकल के चलेगी, ये ज़रा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो गोली की चाल जो है पृथ्वी के सापेक्ष जो है वो कितनी बन जाएगी, पृथ्वी के सापेक्ष गोली की चाल कितनी बनेगी, ये देखना पड़ेगा। ये हो गई गोली, ठीक। तो लिख दिया वी गोली, ये गोली चल रही है। अब ये गोली चोर को लगेगी, चोर की कार को लगेगी, तो पृथ्वी के सापेक्ष गोली की चाल, या जमीन के सापेक्ष, पृथ्वी तल के सापेक्ष, ऐसे लिख देते हैं, सापेक्ष गोली की चाल बराबर यू पुलिस प्लस वी गोली, ठीक। गोली की चाल यानी किस चाल से गोली बंदूक के नाल में से निकलती है वो, और जिस चाल से पुलिस की गाड़ी चल रही है वो, ये दोनों जुड़ जाएंगी, इन्हें जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि गोली की चाल जो है जहाँ से उत्पन्न हुई है वो पुलिस की कार है, या पुलिस की जीप है, या पुलिस है, वो पहले से ही यूपी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। यानी मान लीजिए हम किसी बस में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हों और आगे की तरफ एक पत्थर फेंक दें 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये चाल जुड़ जाती है, ठीक। क्योंकि परिणामी विस्थापन जुड़ जाते हैं, कुछ समय में थोड़े से विस्थापन ले लें तो जुड़ जाते हैं। जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 5 में देखा था कि विपरीत दिशा में होते हैं तो घट जाते हैं, समान दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसको प्रयोग करके देखा जा सकता है। देखो मैं समझता हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक, या कोई बस है, ये जा रही है आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। और यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति आगे की तरफ पत्थर फेंकता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति आगे की तरफ पत्थर फेंकता है, तो ज़मीन के सापेक्ष जो पत्थर है वो किस चाल से चलेगा, ठीक। अब देखिए कुछ समय में ये जो चीज़ है ये वाली, ये कुछ समय में ये चल जाएगी 5 डेल्टा टी, और इसके सापेक्ष आगे की तरफ पत्थर चल जाएगा 2 डेल्टा टी। तो देखो पत्थर कितना हो गया, वी पत्थर, ठीक। ये मान लीजिए पत्थर है, ठीक, क्या मान लिया, पत्थर 2 से,
देखो पत्थर कितना आ गया, पत्थर आ गया 7 डेल्टा टी। ठीक, वी पत्थर 7 डेल्टा टी को क्या मान लें, मान लें 1 सेकंड, 1 सेकंड मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1 सेकंड का विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के बस में जो वेग है, ठीक, वो जुड़ जाएगा गोली में। क्योंकि मान लीजिए बस चल रही है, गोली नहीं चली, तो गोली तो बस के साथ तो गोली चली रही है भाई। बस में बैठे बैठे गोली भी तो जा रही है। या पुलिस की जीप में, बस ना कहें पुलिस कहें, पुलिस के पास जीप है या पुलिस के पास कोई बाइक है, तो पुलिस की जीप या बाइक किससे चल रही है, 30 से। पुलिस किससे चल रही है, 30 से। तो बंदूक किससे चल रही है, 30 से। अब 30 से तो बंदूक चली रही है। अब बंदूक में से 150 मीटर पर सेकंड से गोली निकली, तो गोली में ये जुड़ जाएगी। तो कुल मिला के चाल जो है पृथ्वी तल के सापेक्ष गोली की चाल, अब देखो ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और गोली की चाल बताई है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको बदल लो, इसको बना लो 5/18 से गुणा कर लो इसको, क्या बन गया ये मीटर पर सेकंड बन गया। पुलिस की गाड़ी और गोली किससे चली, 150 से चली, तो ये पूरी चाल जो बनी ये बन गई मीटर प्रति सेकंड में। ये लो, तो अंततः देखा जाए, फाइनली देखा जाए तो गोली इस चाल से आगे बढ़ रही है चोर की तरफ। ठीक, अब ये होगा कितना, देखो 30 पंजे 150, तो ये हो गया 19/18 गुना 150, ये हो गया। देखो और छोटा कर सकते हो, 5 से काटना चाहो 5 से काट लो, ठीक, क्योंकि 150 कॉमन हो जाएगा और 19/18 लघुत्तम लेके अपना। अब काट लो 3 से, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 18 और ये 3 पंजे 15, ये आ गया। देखो अब भी कटेगा, अब भी कट जाएगा, अब हो जाएगा 19 गुना 25/3 हो जाएगा। देखो ये आ गया, ये बन गई। ठीक, अब देखो चोर आगे की तरफ जा रहा है यू से, यू चोर से, ठीक, और पीछे से आ रही है गोली की चाल। ठीक, इसे लिख देता हूँ गोली की चाल, क्या मान लूँ, गोली की चाल को क्या मान लूँ, इसे मान लूँ U डैश गोली। ठीक, क्योंकि हमने गोली की जो मुख्य चाल है उसको मान लिया V गोली, इसे मान लो V डैश गोली। ठीक, तो चोर के सापेक्ष गोली की चाल क्या बनाएंगे, चोर के सापेक्ष गोली की चाल। अब बताओ कितनी हो जाएगी, तो V चोर गोली में से चोर घटा दो, तो V गोली और चोर, ऐसे लिख दो, गोली और कोमा लगा दो चोर। ठीक, तो क्या करें, V गोली कितना है, पृथ्वी के सापेक्ष कितना बना हुआ है V गोली, ये बना है U डैश गोली, और चोर कितना है U से 192 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 192 को भी 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। ये देखो ये आ गया, तो सब मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा तुम्हारा। ये वाली चीज़ जो है यहाँ रखे, हल कर लो। ये आ गया 19 गुना 25/3 माइनस 192 गुना 5/18, ये ऐसे आ गया। ये आएगा तुम्हारा उत्तर मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर चाहते हो तो इस 105 को बदलना। एक उत्तर तो ये आ ही गया हमारा मीटर प्रति सेकंड में। अब मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी हल कर दूंगा। देखो कैसे करते हैं, ये जो 150 मीटर पर सेकंड है बस यही बदलना है और कुछ नहीं। देखो इसे मत बदलो, ठीक, इसे बदलते हैं। 150 को क्या करें, 18/5 से गुणा कर लें, तो कितना हो गया, ये हो गया 30। तो कितना हो गया, 18 तिया 54 और 30 और 540, कितना हो गया, ये हो गया 370। ठीक, ये बन गई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में ले जा रहा हूँ मैं। ठीक, अब इस 370 में से इस 370 को यहाँ लगा दो,
370 और इसमें से क्या घटा दो 192। देखो उत्तर आ गया सीधा। किसमें आएगा ये उत्तर? एक हो गया 8 और 16 में से 9 गए 7, ये आ गया, और 2 में से 1 गया 1, ये आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा 178 178 किलोमीटर प्रति घंटा से जो गोली है वो चोर को लगेगी। तो सोचने की बात यह है कि जब गोली चली तो पुलिस की गाड़ी की चाल गोली में जुड़ गई और कुल चाल बनी। दूसरी बात, उसमें से चोर की चाल घट गई, क्योंकि चोर और गोली एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो घट गई। क्यों घट गई? ठीक, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो विस्थापन है, उन दोनों के बीच का जो विस्थापन है उसको गोली कम कर रही है, लेकिन चोर उसको बढ़ा रहा है। तो अगर कोई विस्थापन को बढ़ाता है और कोई विस्थापन को घटाता है तो वेग जो है, चाल जो है घट जाती है। और अगर दोनों विस्थापन को बढ़ाते हैं तो चाल जुड़ जाती है। देखिए गाड़ी चल रही है, विस्थापन आगे की तरफ बना रही है, गोली भी चलेगी आगे की तरफ तो विस्थापन बढ़ेगा। तो विस्थापन अगर बढ़ता है परिणामी तो चाल जुड़ जाती है। दिशा का सवाल नहीं है कि एक ही दिशा में घटती है एक ही दिशा में जुड़ती है, नहीं, ये बात है विस्थापन से जुड़ी हुई। देखें जरा ध्यान से कि परिणामी विस्थापन बढ़ रहा है या घट रहा है। अब देखो विचार करो, गोली जो है चोर की तरफ बढ़ रही है तो गोली और चोर के बीच के विस्थापन को कम कर रही है, गोली चोर की तरफ चल रही है। अब लेकिन चोर गोली से आगे भाग रहा है तो चोर इस विस्थापन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब जो परिणामी वेग होगा उसमें चाल घट जाएगी, गोली में से चोर की घट जाएगी। ठीक, क्योंकि गोली चोर को लगेगी, गोली की चाल ज़्यादा है। थोड़ा और सोचते हैं, पुलिस की गाड़ी में रखी हुई गोली आगे की तरफ चल रही है तो आगे की तरफ विस्थापन को बढ़ा रही है, वहीं से गोली निकली आगे की तरफ तो उसका मतलब वो भी विस्थापन को बढ़ा रही है आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये दोनों जोड़ दी जाएंगी, गोली और पुलिस की जो गाड़ी में चाल है वो जोड़ दी जाएगी। ऐसे ये दो लॉजिक होते हैं विस्थापन के हिसाब से सोचने के। ठीक है, चलिए ये हो गया 18 नंबर और आते हैं अगली क्लास में।